नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 1 मार्च 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम का परीक्षा था। फर्स्ट शिफ्ट का भी जो है एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों ये सभी प्रश्न मनोज कुमार साहू जी जिन्होंने भेजे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ये सभी प्रश्न को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। एकदम लल्लू क्वेश्चन पूछा गया था ये, है ना। ये इजी पूछा गया था, ऐसा नहीं कि सभी इजी पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला इजी। तो ये आपका भरतनाट्यम है जो आपके तमिलनाडु से संबंधित है। मैंने कहा था आने वाले एग्जाम्स के लिए कि ये भरत मुनि के जो है नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। भरत मुनि के जो है नाट्य शास्त्र से प्रेरित है आपका कौन सा, ये भरतनाट्यम। ठीक है। इसके जो फेमस कैरेक्टर है पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवरी, अरुणडेल, ये सब इनके फेमस कैरेक्टर हैं। इसके अलावा जो आपका अन्य शास्त्रीय नृत्य है ये आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। कुचिपुड़ी आपका जो है ये आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी। ठीक है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों ही केरला का शास्त्रीय नृत्य है। केरला एकमात्र ऐसे स्टेट है जहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा ओडिसी आपका उड़ीसा का है, कथक आपका नॉर्थ इंडिया का है और आपका सतरिया जो है ये आपका असम का है। एक कोई छूट रहा है, मणिपुरी छूट रहा है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो यही आपका शास्त्रीय नृत्य है। अब तक 8 ही को दर्जा मिला है। इसके अलावा 6 शास्त्रीय भाषा हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है जी, है ना। जैसे देखे आपने कि इस एग्जाम में तो शास्त्रीय भाषा से कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो पिछला एग्जाम हुआ था ग्रुप डी और जीडी एमटीएस उसमें शास्त्रीय भाषा ने धूम मचाया था। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि जयदेव उदानकट किस टीम के तरफ से रणजी खेलते हैं। अगर मैं आपको याद हो कि मैं करंट अफेयर का जो एक वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था। जो प्रतियोगिता दर्पण फरवरी वाला जो मैंने पोस्ट किया है, बेशक 300-400 व्यू ही हैं लेकिन काम के होते हैं जी। ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने जब ईशान किशन का फास्टेस्ट शतक के बारे में बात होती है, दोहरा शतक के बारे में, वहीं पे मैंने छोटा सा जिक्र किया था कि भाई ये जो जयदेव उदनकट है ये पहले ही ओवर में 3 बॉल में 3 विकेट ले लिए हैं। ऐसा करने वाला ये पहला खिलाड़ी बना है। कहाँ पे, है ना, रणजी के अंदर। ठीक है। तो ये सौराष्ट्र टीम के तरफ से खेलते हैं और कप्तान भी है और इन्होंने बॉलिंग किया ना तो 3 बॉल में 3 विकेट लेके इतिहास रच दिया, है ना। ये पहला गेंदबाज बना कि अपने कैरियर के पहले ही रणजी मैच में पहले ही ओवर में 3 विकेट लिया हो। ठीक है, वो भी हैट्रिक। इसके अलावा भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत का पहला डिजिटल राज्य जो है ये केरल को बनाया गया था। ठीक है, केरल को जो है पहला डिजिटल राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा एक जस्टिस क्लॉक जो है किस राज्य में लगाया गया आपसे पूछा जा सकता है। तो जस्टिस क्लॉक जो है ये आपका गुजरात में लगाया गया है। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो ये आपका सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य बना है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आपका असम है। जातिगत जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आपका बिहार है। बच्चों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये आपका एमपी है। ठीक है। ये जो कुछ राज्य जो यूनिक काम करते हैं इसे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स का ये जो है आधार बनता है क्वेश्चन पूछे जाने की। अब देखिए 10 आदमी एक जैसा है और एक आदमी थोड़ा सबसे अलग है, तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा, ये सबसे अलग वाले पे, है ना। तो ऐसे ही है कि भाई सभी राज्यों से जो है हट के कोई काम कर दिया या फिर किसी चीज में नाम आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो सिक्किम भी याद रखेंगे, प्रथम जैविक राज्य। एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कितने महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो देखिए वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 3 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। जस्टिस कोहली है, बीबी नागरत्ना और बेला त्रिवेदी। जो बाद में आपका जो ये नागरत्ना है ये आपका बाद में जो है चीफ जस्टिस बनाए जाने की बात कही है। ये फुलफिल करती है क्राइटेरिया को, है ना। तो अभी 3 आंसर करके आना था। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश ये जो है आप सीजीआई नहीं बनी थी। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पे नहीं रही है। ठीक है।
तो जो फातिमा बीबी है एज ए मतलब जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रथम बार अपॉइंट हुई थी। इसके अलावा हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस बनी थी आपका लीला सेठ, और ये आपका पूछा गया था इसी सीआरपीएफ एग्जाम में कि किस राज्य के हाई कोर्ट में बनी थी, तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में बनी थी। सत्र न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश जो बनी थी अन्ना चांडी बनी थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सत्र न्यायालय हाई कोर्ट से छोटा होता है ना। इसके अलावा भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है अब तक महिला नहीं बनी है ना। 2027 में जो है बनाए जाने की बात हो रही है अब से, है ना, तो ये बात भी अभी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और पोस्ट है जी जो अब तक भारत में नहीं बनी है महिला, ये पोस्ट है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है जी, तो राजीव कुमार है, ठीक है, वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है, और इस पोस्ट पर भी कभी भी कोई लेडीज नहीं रही है ना। और ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे आपका ये सुकुमार सेन थे, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है ना। इसके अलावा एक प्रश्न, गांधी जी जो जब दांडी मार्च चलाए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए दांडी मार्च की चर्चा सब दिन करते हैं और आप गांधी इरविन समझौता से भी अंदाजा लगा सकते थे, क्योंकि वायसराय 2-2 3-3 दिन में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जो है दांडी मार्च का जो है आगाज करता है, और उसी दिन मतलब उस समय जो है वायसराय लॉर्ड इरविन थे। बाद में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के समय में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसी के अगले साल गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में पूना पैक्ट होता है, और ये पूना पैक्ट क्यों होता है अगर आपसे कोई पूछे तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो आपका सांप्रदायिक पंचाट लागू किया गया था, सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं इसे, अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ये जो है इसके मतलब ऐसा दिया गया था कि भाई इस पे अमल किया जाए, तो इन्होंने नकारा था और दोनों नेता मिलके जो है इसे नहीं मानते हुए इस बात को खारिज किए थे, ठीक है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये आपके नील आंदोलन जो 3 कठिया पद्धति थी इससे संबंधित है। चंपारण आपका बिहार में स्थित है, बिहार में चंपारण मीट बहुत फेमस है। अगर आप कहीं भी जाए तो आप अगर चंपारण मीट की दुकान देखें, अगर आप शाकाहारी नहीं है मांसाहारी हैं तो आप इसका लुत्फ ले सकते हैं, काफी अच्छा होता है ना। इसके अलावा जो इनमें आमंत्रण किया था चंपारण में ये राजकुमार शुक्ल ने किया था, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, और ये क्यों होता है तो ये आपका क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण होती है, और ये कब होती है 8 अगस्त 1942 को होता है, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा इसी में डू और डाई का नारा दिए थे गांधी जी। एक और आंदोलन है फेमस असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, इसमें इंडिया के सभी वर्गों का भरपूर सहयोग मिलता है। 1922 में इसे चौरा चौरी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित या फिर बाद में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप लोगों ने जो कल बहुत सारे बच्चे इसके लिए कमेंट किया है कि ये वाली सीरीज मुझे चाहिए, जो आपका एसएससी के ऊपर जो है बेस्ट क्वेश्चन का जो जीके का सीरीज चलाया जा रहा था जिसका नाम हमने फतेह सीरीज दिया था, ये जो है आपको फिर से आज से मिल जाएगी। तो सभी बच्चे अटेंड करें इसे, है ना, एक अच्छी मजबूती के लिए, अपने अंदर एक अच्छा जो है कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं आपको उसी लेवल से पढ़ाऊंगा जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंस आएंगे। और देखिए अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो 20-25% आप यहीं जीत जाते हैं, ठीक है। अगर आप जो है पहले से ही सोच के जाएंगे कि हमें तो बहुत कमजोरी है, क्या आना है, तो जो आता रहेगा वो भी चला जाता है, जैसा मेरा मानना है। तो आप 15-20-25% कॉन्फिडेंस रहे, ऐसे नहीं कि आप 100% बिल्कुल डर ही नहीं रहे, जो होगा होगा, तब तो कुछ नहीं होगा, है ना। डरना भी जरूरी है लेकिन दायरे में रह के, है ना। इसके अलावा दांडी मार्च, इसके वाला दांडी मार्च जो है ये किससे संबंधित है तो नमक टैक्स से, चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति से, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन के विफलता से। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि इससे कारण से भी अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है तो एमपी ने जीता है, और ये मैं बताया था करंट अफेयर सेक्शन में, और ये भी बताया था कि 41 बार के विजेता महाराष्ट्र को हरा के 41 बार महाराष्ट्र जीता है जी रणजी ट्रॉफी, सबसे मोस्ट सक्सेसिव रहा है रणजी ट्रॉफी के अंदर। जैसे आप आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया को मोस्ट सक्सेसिव टीम के रूप में देखते हैं जिन्होंने 5 टाइम जीता है, वैसे 2 टाइम इंडिया भी जीता है, 2 टाइम वेस्ट इंडीज जीता है ना, और 5 टाइम ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो 5-4-9 तो इधर ही ले गए जी, है ना। 2 टाइम वेस्ट इंडीज बता ही दिए, 1 टाइम श्रीलंका, 1 टाइम पाकिस्तान, 1 टाइम इंग्लैंड, है ना, तो 9-3-12,
है ना। तो ऐसे ही 12 बार जो है हो गया जीत, है ना। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एक बार भी नहीं जीता है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में रणजी का फाइनल हुआ था। इसके अलावा अमीबा से संबंधित एक प्रश्न आया था। देखिए अमीबा से संबंधित क्या प्रश्न था, ये प्रश्न क्लियर नहीं है, लेकिन अमीबा का जो प्रचालन अंग है ये आपका पदाब होता है। अमीबा जो है इससे कई सारे बीमारी होती है, जैसे इसे प्रोटोजोआ भी कहते हैं। जैसे आप मलेरिया को ही ले लीजिए, तो मलेरिया रोग जो होता है ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम होता है। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन हो कि किस प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न हो सकता है ना। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि संगीत के बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, तो बेसिकली 3 पार्ट में बांटा जाता है संगीत को। संगीत में 7 स्वर होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। हारमोनियम पे जब आप पहले सीखने जाएंगे तो सबसे पहले इसी पे ताल मिलाना होगा आपको बटन के थ्रू, है ना। सारे गामा पा धा नी सा, और फिर यहाँ से उल्टा भी चलते हैं। जो संगीतज्ञ के मतलब संगीत के मास्टर हैं वो इस बात को उल्टा भी लय के साथ बोल पाते हैं, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, ये 3 नाम दिए गए हैं आपको, मतलब कैटेगरी बांटे गए हैं संगीत के अंदर। पंडित भीमसेन जोशी जो है ये शास्त्रीय संगीत के मजे हुए गायक थे, जिन्हें 2008 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पंडित भीमसेन जोशी किस घराना के थे, इससे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आए हैं, तो किराना घराना से संबंधित थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से अस्थि पंजर मिला था, देखिए ये भी क्वेश्चन 100% श्योर नहीं है कि ऐसे ही आया था, लेकिन अस्थि पंजर जरूर आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन जो अस्थि पंजर बचा था ये आपको मिला था सुरकोतदा से, और ये आपका घोड़ा का अस्थि पंजर मिला था, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि यही क्वेश्चन हो, क्योंकि अस्थि पंजर की ज्यादा चर्च तो है नहीं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में जो आपका ग्रेवियल यार्ड, मतलब जो आपका मतलब दफनाने की जगह होती थी, वहां पे ये आदमी को रिलेट करके खोजा गया था कि भाई जलाया भी ज्यादा था, दफनाया भी ज्यादा था। तो ये तो अस्थि पंजर जो मतलब किसी आदमी के लेके बनाया गया था। लेकिन घोड़ा वाला जो चर्च है, एकमात्र घोड़ा वाला चर्च है जो आपका कैराकस मिला है, घोड़ा का अस्थि पंजर, ये आपका सुरकोतदा के अंदर मिला है। तो हो सकता है ऑप्शन सुरकोतदा हो, है ना। मिट्टी के हल जो मिला था ये आपका बनवाली जो है आपका हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी भी है, जो इंडिया में सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है। हड़प्पन साइट पूर्वा, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बता दिया था मैं। ये अच्छे जब पीसीएस लेवल का आप एग्जाम देंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी साइड कौन सा है, तो यूपी के अंदर आलमगीरपुर है। पश्चिमी साइड आपका पाकिस्तान के अंदर सुरकोतदा है। दक्षिणी साइड आपका दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। उत्तरी साइड आपका मांडा है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके अलावा सर्वाधिक मैगजीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका उड़ीसा है। देश में सर्वाधिक मैगजीन जो है उड़ीसा में होती है। इसके अलावा 3-4 और स्टेट है जहां पे मैगजीन का लगभग 80% से अधिक उत्पादन हो जाती है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। ये चारों को मिला दे तो मैगजीन पे इनका एकाधिकार है। जिस प्रकार से आप जो है कर्नाटक और उड़ीसा वगैरह, छत्तीसगढ़ वगैरह में लोहा का जो है एकाधिकार हो जाता है। उड़ीसा के बादाम पहाड़ी है, यहाँ पे लोहा का उत्खनन होता है ना। एक बेलाडीला भी है जी, बेलाडीला लोहा, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महिला संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो ये आपका 2005 ईस्वी के अंदर बना था, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये याद रखना बहुत जरूरी है, अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं, खास करके अगर स्टेट लेवल की एग्जाम देते हैं। तो राष्ट्रीय महिला की स्थापना जो है आयोग की 1992 में हुआ था। इसके अलावा वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष जो है ये रेखा शर्मा है। ये बहुत दिनों से अपने पोस्ट पे बने हुए हैं, और आई थिंक ये 9वां जो है अध्यक्षा है ना। तो इसे कंफर्म कर लीजिएगा कि ये 9वां है कि नहीं, है ना। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में परिभाषा किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, तो जहां पर औसत वर्षा जो है 50 सेमी से कम होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है, तो 175 से लेके 200 सेमी से अधिक अगर औसत वर्षा होती है तो उष्णकटिबंध मतलब सदाबहार वन, उष्णकटिबंध सदाबहार वन कहा जाता है। और एक आपका पतझड़ वन भी होता है, तो पतझड़ वन में 150 से लेके 200 तक वर्षा होती है, ठीक है। पतझड़ वन में शीशम वगैरह की जो पेड़ पाए जाते हैं ये पतझड़ वन के ही उदाहरण है। गाँव घर में ज्यादा पतझड़ वन ही होते हैं। आप देखे होंगे कि साल में एक बार जो है पत्ता को गिरा देता है इस प्रकार के वन, और पुनः जो है कुछ दिन के बाद पत्ता आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा इत्यादि ये क्या मतलब शुष्क जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रथम शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और MTS वाला प्रैक्टिस सेट को अटेंड करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों।